Hello everyone, welcome to All About Civil. Structural Mechanics Unit 2। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील कर्व। हमने स्टडी कर लिया था कि O से लेके A तक फिगर, यहाँ से आप फिगर देखें, O से लेके A तक बॉडी में क्या लीनियर रिलेशनशिप रहता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर A से B के अंदर इलास्टिसिटी रहती है, B तक इलास्टिसिटी रहती है। यानी कि अगर B पॉइंट के अंदर अंदर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगी, और अगर B के बाहर फोर्स लगाते हो यानी कि उस वैल्यू से ज़्यादा, तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। फिर C और D हमने देखे थे पॉइंट्स, C अपर यील्ड पॉइंट, D लोअर यील्ड पॉइंट। फिर E हमने देखा था कि किसी भी मैक्सिमम वैल्यू तक जो भी मटेरियल जा सकता है, जहाँ तक वो स्ट्रेस बियर कर सकता है, फोर्स को बियर कर सकता है, वो होता है अल्टीमेट वैल्यू, अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू। तो E तक मैक्सिमम झेल सकता है कोई मटेरियल। जैसे ही हम E के आगे भी लोड लगाना कंटिन्यू रखते हैं, यानी लोड लगाते रहते हैं, तो उसके बाद मटेरियल फेल कर जाता है। तो ये हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये हमने बनाया कैसे कर्व? हमने यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस मशीन के अंदर टेंशन टेस्ट परफॉर्म कराया किसी भी एक स्पेसिमेन पर। उसमें जो भी स्ट्रेस की वैल्यू डेवलप होती रही, जितना स्ट्रेन आता रहा, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो भी रिजल्टेंट रहा, हमने उसके बीच में एक कर्व ड्रॉ कर लिया, एक ग्राफ बना लिया। अब उन वैल्यूज़ से ये ग्राफ आया, फिर हमने ये वैल्यूज़ देखी, तो उसके बेसिस पर डिसाइड किया कि क्या किसी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट होगी, और किस वैल्यू से बाहर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है कोई भी मटेरियल, जो कि ई पॉइंट है, कितनी मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो सकती है, ये हमने देखा। फिर इससे हमें पता चल गया कि फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ तक आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से एकदम क्लियर हो गई थी। लास्ट में हम देखा था कि नेकिंग फॉर्मेशन होता है किसी भी डक्टाइल मटेरियल के अंदर। नेकिंग फॉर्मेशन मीन्स ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल, दो टाइप के मटेरियल थे। तो जो भी खिंच जाते हैं, उनके लेंथ में चेंज आ जाता है फोर्स लगाने पर, वो डक्टाइल मटेरियल्स। अब जैसे हम माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, तो इसलिए इसका ग्राफ एक कर्व शेप में आया। अगर ये ब्रिटल होता तो सीधा फ्रैक्चर हो जाता फोर्स लगाने पर। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे। अभी देखो, सबसे ऊपर वाला डायग्राम, एक हमारे पास कोई भी सैंपल है, तो इस सैंपल में साइड में जो आपको पोर्शन दिख रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। फिर आपको दिख रहा होगा उसके साइड में टेपरिंग लेंथ। टेपरिंग का मतलब क्या होता है? लेंथ के अलोंग जाते जाते जब डायमीटर घटता है तो उसे हम बोलते हैं टेपरिंग। जैसे हम पेंसिल को जब शार्प करते हैं, तो पेंसिल शार्प करते हुए उसका जो एक स्लोप आ जाता है, और पहले सर्कल होता है पेंसिल, जैसे हम उसको शार्प करते हैं तो सामने से वो एक कोन टाइप की शेप ले लेती है। तो वैसे ही इस शेप को हम टेपरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है। इस सेक्शन को हम बोलते हैं टेपरिंग लेंथ। फिर आगे इसे हम बोलते हैं गेज लेंथ। अभी देखो, हमने पढ़ा था फ्रैक्चर के बारे में, डक्टाइल फ्रैक्चर और ब्रिटल फ्रैक्चर। ये हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि डक्टाइल फ्रैक्चर में कप एंड कोन का फॉर्मेशन होता है, जबकि ब्रिटल फ्रैक्चर में कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन लेंथ में चेंज नहीं आता, सीधा मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो ये है ब्रिटल फ्रैक्चर। आफ्टर कंडक्टिंग टेंशन टेस्ट ऑन स्टील वी कैन डिटरमाइन द फॉलोइंग आइटम्स। अब देखो, हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया है,
तो अब कुछ ना कुछ तो हमें इस टेस्ट का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या इस टेस्ट से हमें पता चलता है। तो सबसे पहला इलास्टिक मॉड्यूलस, हमें किसी भी मटेरियल का इलास्टिक मॉड्यूलस पता चल जाता है जब हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़ प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि मटेरियल में किस वैल्यू तक प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी कि अगर हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन अगर बढ़ रहा है तो किस वैल्यू तक ऐसा होगा, ये हमें पता चल जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट से। अगला यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस जहाँ के बाद एक ऐसी वैल्यू जहाँ के बाद इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और मटेरियल के अंदर प्लास्टिक चेंज आने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। इससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट कहाँ तक ख़त्म होती है और उसका प्लास्टिक वाला पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यील्ड स्ट्रेस हम इससे पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मटेरियल हमें एक ऐसा यूज़ करना चाहिए ना कि जितना उसके अंदर पावर है, जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसे हम यूटिलाइज़ कर लें। ऐसा ना हो कि हमने मटेरियल ऐसा यूज़ किया कि उसमें 50% एफिशिएंसी अभी भी और थी, 50% वो और यूज़ हो सकता था। तो हमारे लिए अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, यानी कि हमारा पैसा वेस्ट होगा उस चीज़ में। तो किसी भी चीज़ को हमें इस टाइप से यूज़ करना चाहिए कि उसका प्रॉपर यूज़ हो, 100% हम उसका यूज़ कर लें। तो अब अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि किसी भी बॉडी का या फिर किसी मटेरियल की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक हमें उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए। तो अब हमें इससे अल्टीमेट स्ट्रेस पता चल जाएगी, हम अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इलास्टिक मॉड्यूलस, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस, ये चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज़ अ मेजर ऑफ डक्टिलिटी ऑफ द मेटल, इट इज़ गिवन बाय परसेंटेज इलोंगेशन। अब जो हम इलोंगेशन फाइंड करते हैं, इलोंगेशन मतलब जैसे हमने एग्जांपल देखा था, कोई भी अगर हमारे पास पेन सपोज है वो 10 सेंटीमीटर का है, अब हमने उस पर फोर्स लगाई, वैसा मटेरियल था कि वो इलास्टिक था, अब उसकी लेंथ इंक्रीज होकर हो गई 12 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का चेंज आया। तो ये जो इलोंगेशन है, इसे अगर हम परसेंटेज में दिखाते हैं, कितना प्रतिशत चेंज आया अगर हम परसेंटेज में दिखाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज इलोंगेशन। फॉर्मूला है इसका LF माइनस L0 अपॉन L0। LF क्या है? LF है लेंथ ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, यानी कि जब फ्रैक्चर हुआ तो उस इंस्टेंट पर, उस बिल्कुल उस टाइम पीरियड पर क्या लेंथ थी किसी भी स्पेसिमेन की, तो ये LF होता है। और L0 होता है ओरिजिनल लेंथ, यानी कि टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो भी हमने लेंथ मेज़र की थी वो लेंथ क्या है, तो परसेंटेज इलोंगेशन हो गया LF माइनस L0 अपॉन L0। अब जैसे हमने परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड किया है, वैसे ही हम परसेंटेज रिडक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज रिडक्शन क्या होता है? एरिया में, कि जितना एरिया कम हुआ है, देखो जैसे लिखा है, फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इज इक्वल्स टू A0 माइनस AF अपॉन A0। अब A0 क्या है? A0 है इज ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो A के नीचे O लिखा है ना, इसे हम नॉट बोलते हैं, नॉट, A0। और जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल डायमेंशन। ये O जैसा लग रहा है ना, O, तो O मीन्स ओरिजिनल, जितना भी पहले था ओरिजिनल। तो A0 हो जाएगा ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड AF इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फ्रैक्चर, A0 माइनस AF अपॉन A0। तो ये है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। परसेंटेज इलोंगेशन हमने पढ़ लिया और फिर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया हमने देख लिया। अब देखो लास्ट पैराग्राफ, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इन प्लॉटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
we make use of original area of cross section while computing all stresses values and original length while calculating corresponding strains. In this context, it is pertinent to define the following. अब देखो, एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमने बनाया उसमें हमने जो भी स्ट्रेस लिया था वो ओरिजिनल लिया था. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमने ओरिजिनल फोर्स ली थी और ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था. और ऐसे ही जब हमने स्ट्रेन की वैल्यूज़ ली थी तो हमने जितना भी लेंथ में चेंज आया है और टोटल चेंज लिया था. तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. अब हम इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर हम ओरिजिनल ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करेंगे तो उन टर्म्स को हम क्या बोलेंगे. तो ये है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. अभी देखो, फर्स्ट पॉइंट, नॉमिनल और कन्वेंशनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस. द रेशियो ऑफ लोड ओवर ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज नॉमिनल स्ट्रेस. यानी कि अगर हम लोड को डिवाइड कर दें ओरिजिनल एरिया से, यानी कि जितना है, तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनल स्ट्रेस. यानी कि सिंपल, इसमें कुछ हमने चेंज नहीं किया है. सिंपल जितना भी लोड आया था वो लोड रखा, क्योंकि फोर्स का मतलब लोड से ही है यहाँ पर, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वही चीज़ हो गई लोड अपॉन एरिया. तो जितना भी लोड था हमने लोड की वही वैल्यू रख दी और एरिया भी हमने सेम लिया है, तो ये सिंपल नॉमिनल स्ट्रेस है. नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस की कहानी क्लियर. अगला देखते हैं ट्रू स्ट्रेस. ये सीधा डेफिनेशंस आएंगी कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, नॉमिनल स्ट्रेन क्या है, ट्रू स्ट्रेन क्या है. तो ये उन डेफिनेशंस के लिए हमें पढ़ना है. अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ट्रू स्ट्रेस. द रेशियो ऑफ लोड ओवर इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्रू स्ट्रेस. यानी कि जब हम लोड को डिवाइड करते हैं इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से. अब इंस्टेंटेनियस मीन्स जैसे हमने यूटीएम में सैंपल डाला और स्टार्ट कर दिया टेस्ट परफॉर्म कराना, तो अगर हमें किसी इंस्टेंट पर, जैसे हमने टेस्ट स्टार्ट कराया, हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, t इज इक्वल्स टू 0, बटन दबाया, हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया. अब धीरे धीरे टाइम भी बढ़ने लगा और सैंपल पर भी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है. तो अब अगर हम किसी इंस्टेंट पर, सपोज हमने एग्जैक्ट 2 मिनट बाद रोक दी मशीन, तो उसमें हम देखेंगे कि अभी क्रॉस सेक्शन क्या है. क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, जैसे अगर हम पाइप का देखें तो पाइप को अगर हम बीच से काट देंगे तो उस पाइप को जब हम काटेंगे तो हमें एक सर्कल दिखेगा. तो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास सर्कल. ऐसे ही और कुछ, अगर हम सपोज एक रूम है, उस रूम को अगर हम काटेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है. तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं और लोड को डिवाइड करते हैं उससे, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस. अब ट्रू स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हमने किसी भी इंस्टेंट पर तुरंत, अचानक से जिस पर हमें नोट करना है, हमने तुरंत रोका और उधर से रीडिंग नोट कर ली. तो यानी किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण में. Thus, under tensile load, instantaneous area is less than original area. अब जब हम ऐसा करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एरिया ओरिजिनल एरिया से कम होगा कंप्रेसिव लोड में. इंस्टेंटेनियस एरिया इज मोर देन ओरिजिनल एरिया. ये कंप्रेसिव में इंस्टेंटेनियस एरिया ज़्यादा होगा. अब देखो, इस बात को समझो. अगर हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं तो हमने मटेरियल को खींचा, ओरिजिनल उसका एरिया सपोज कुछ भी है, तो बस इतना समझना कि जब हम मटेरियल खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो उसके थिकनेस है, उसकी चौड़ाई है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी. तो अब हम किसी भी टाइम पर अगर रोकते हैं मशीन, सपोज 1 मिनट बाद या फिर कुछ सेकंड्स बाद, तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज़ हो गई लेकिन उसके थिकनेस कम हो गई होगी. तो अब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा ओरिजिनल से, क्योंकि अब लेंथ बढ़ी
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरे केस में अगर हम देखें कंप्रेसिव में, हमने एक मटेरियल पकड़ा, उस मटेरियल पर हमने फोर्स लगानी स्टार्ट की। शुरुआत में हमने एरिया नोट कर लिया था, जितना भी एरिया था। अब हमने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, तो अब लेंथ कम हो रही है, तो चौड़ाई बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी मटेरियल की। तो अगर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो मटेरियल का जो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम रहता है और इंस्टेंटेनियस एरिया बढ़ जाता है। इसमें रटने वाली बात नहीं है, एकदम समझना। जब कंप्रेसिव होगा तो सोच के देखना, हम कंप्रेस कर रहे हैं तो लेंथ कम हो रही है, तो साइड की थिकनेस बढ़ रही है, तो यानी कि जो इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल से। और जब हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं तो जितना भी ओरिजिनल है वो ज़्यादा रहेगा, और खींच रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, थिकनेस कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा टेंशन के केस में। ये कहानी क्लियर ट्रू स्ट्रेस वाली। अगला देखते हैं नॉमिनल या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन वैल्यूज आर कैलकुलेटेड एट वेरियस इंटरवल्स ऑफ gradually increasing load considering original gauge length of the specimen, such as strain is nominal और engineering strain। अब स्ट्रेन वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं? अलग अलग इंटरवल्स पर। जैसे हमने लोड स्टार्ट किया लगाना तो हमने वैल्यू नोट की, फिर लोड हम धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद फिर से हम वैल्यू नोट करेंगे। सपोज 10 सेकेंड्स का हमने टाइम फिक्स कर लिया कि हर 10 सेकेंड्स बाद हम वैल्यूज़ को नोट करेंगे। तो जब हम ऐसा सिस्टम करते हैं कि ग्रेजुअली लोड इंक्रीज़ हो रहा है, तब हम वैल्यूज़ को नोट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग लोड कंसीडरिंग ओरिजिनल गेज लेंथ, और लेंथ सेम मान के हम चलते हैं। तो जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सच अ स्ट्रेन इज़ नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। नॉमिनल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन टू करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि नॉमिनल स्ट्रेन वही नॉर्मल जो डेफिनेशन है कि कितना चेंज आया डायमेंशन में, और जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल डायमेंशन से, जितना भी चेंज आया है किसी भी डायमेंशन के अंदर, और जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल डायमेंशन से, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं नॉमिनल स्ट्रेन या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो अब नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी एकदम क्लियर। एक बार आप रीड कर लो नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस और फर्स्ट नॉमिनल या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये तीनों एक बार रीड कर लो आप। ओके, ये तीनों क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू स्ट्रेन। अब जैसे हमने ट्रू स्ट्रेस में देखा था, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसे हमने बोला ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेन भी सेम चीज़ है। स्ट्रेन नॉर्मल अगर हम डेफिनेशन देखें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हम लेते हैं स्ट्रेन को। लेकिन अगर हम ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ट्रू स्ट्रेन में क्या होगा, चेंज जो भी डायमेंशन के अंदर आया है अपॉन हम ओरिजिनल करते हैं, तो हम ओरिजिनल नहीं करके हम क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पर कितना चेंज है। सपोज जैसे हम टेंशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो टेंशन टेस्ट में लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, टेस्ट हमने स्टार्ट किया, हमें स्ट्रेन फाइंड करना है 30 सेकेंड्स बाद। तो अब हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स में जितना चेंज आया है उसे हम नोट करेंगे, और अभी ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी किसी भी इंस्टेंट पर, ये हम नोट करेंगे और इससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर। अब यहाँ हमने ट्रू स्ट्रेन मटेरियल का 30 सेकेंड्स पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फिर से मशीन को स्टार्ट कर दिया।
मशीन स्टार्ट ही थी, हमने रीडिंग नोट की थी बस। अब फिर से सपोज 1 मिनट पर हम पहुंच गए, 1 मिनट पर हमने फिर से स्ट्रेन की वैल्यू नोट की। तो अब जो इंस्टेंट यानी कि तुरंत किसी भी क्षण पर हम वैल्यूज नोट कर रहे हैं, तो ये है ट्रू स्ट्रेन। उसके बाद जब 5 मिनट हो गए फिर से हमने वैल्यू नोट की, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें पूरी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो जब हम ऐसे करते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर वैल्यूज को नोट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेन। अब पढ़ते हैं ये, एज द लोड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द गेज लेंथ विल ऑल्सो कीप ऑन वेरिंग। यानी कि जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते हैं तो जो गेज लेंथ है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होती है, और अगर कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो लेंथ डिक्रीज होती है। इफ एक्चुअल लेंथ इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन, अगर हम एक्चुअल लेंथ को यूज करेंगे स्ट्रेन फाइंड करने में, द स्ट्रेन ऑब्टेन्ड इज ट्रू स्ट्रेन। अगर हम एक्चुअल लेंथ यानी कि जितनी लेंथ है उसको ही हम यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेन। क्रिस्पली चेंज इन डायमेंशन टू इंस्टेंटेनियस डायमेंशन इज ट्रू स्ट्रेन। अब जितना चेंज आए डायमेंशन में, अगर हम उसको डिवाइड करें इंस्टेंटेनियस डायमेंशन से, यानी कि वही बात, किसी भी क्षण किसी भी मोमेंट पे अगर हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, जो हम सिंपल स्ट्रेन देखते हैं वो होता है टोटल, कि हमने पूरा टेस्ट परफॉर्म कर लिया, फिर उसके बाद मटेरियल में कितना चेंज आया अपॉन टोटल ओरिजिनल जो भी था। अगर हम ऐसा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सिंपल स्ट्रेन। और अगर हम किसी भी टाइम पर परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी टाइम के लिए वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेन। In most of the engineering designs, the stresses considered will be well within proportional limit. अब कोई भी हम अगर इंजीनियरिंग डिज़ाइंस में देखें तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर ठीक रहते हैं, एंड एज द स्ट्रेन इन्वॉल्व्ड अप टू दिस लिमिट इज़ वेरी स्मॉल। और इस लिमिट के अंदर चेंज बहुत कम आता है, यानी कि स्ट्रेस तो डेवलप होते हैं लेकिन स्ट्रेन यानी कि डायमेंशन में चेंज बहुत कम आता है इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। द चेंज इन एरिया इज़ नॉट एट ऑल एप्रिशिएबल। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो अब स्ट्रेन इतना कम आया है और अगर हम एरिया में चेंज देखें तो वो भी बहुत ही कम वैल्यू में चेंज आता है, बहुत ही माइनर सा चेंज होता है, ना के बराबर चेंज। तो वो बात है इधर। देयरफॉर ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कंसीडर्ड वाइल डिफाइनिंग द स्ट्रेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इसलिए हम ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिससे हमें जो भी डिज़ाइंस करने हैं वो प्रॉपरली हम कर सकें। तो ये ट्रू स्ट्रेन की बात थी। कमिंग बैक टू ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एज मैंशनड अबव, द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेटल अकर्स व्हेन इट इज़ स्ट्रेच्ड। अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होती है। व्हेन इट इज़ स्ट्रेच्ड अंडर टेंसाइल लोड, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम किसी मटेरियल को खींच रहे हैं, टेंशन टेस्ट लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं उस पर, तो उसकी जो लेटरली तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, और लॉन्गिट्यूडनली बढ़ जाता है, मीन्स लेंथ के अलॉन्ग इंक्रीज हो रहा है और जो उसकी थिकनेस है वो कम हो रही है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अब कम हो रहा है। हाउएवर दिस डिक्रीज is too small to show a noticeable effect on calculated value of stress up to point D। अब देखो हम देख लेते हैं पॉइंट डी कौन सा है। पॉइंट डी ये था हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। ग्राफ से क्लियर, ये यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी वैल्यू हम लगा रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं और वो लेस देन डी है, तो क्या होता है, जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज एप्रिशिएबल नहीं होता। एप्रिशिएबल नहीं होने का मतलब है कि वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि टेस्ट पर वो असर डालें, वो बहुत ही कम वैल्यू में चेंज आता है। इसलिए दिस डिक्रीज इज टू स्मॉल, यानी कि ये चेंज बहुत ही कम होता है। और ये कब तक रहता है, पॉइंट डी तक। द रिडक्शन बिगिनस टू ऑल्टर द शेप ऑफ द डायग्राम। अब इस पॉइंट के बाद जैसे डी से आगे हम बढ़ते हैं,
अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कम होता है फिर ये ग्राफ में चेंज लाना स्टार्ट करता है। इफ़ द एक्चुअल स्ट्रेस इज़ यूज टू कैलकुलेट स्ट्रेस, अगर हम एक्चुअल एरिया को यूज़ करें स्ट्रेस फाइंड करने में, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल फॉलो डैश्ड लाइन दैट इज सपोज्ड ऑन द डायग्राम। यानी कि अब अगर हम एक्चुअल एरिया को यूज़ करें, अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अभी हम यूज़ कर रहे थे नॉर्मल वाला, अगर हम एक्चुअल को यूज़ करें यानी किसी भी इंस्टेंट पर जो लग रहा है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, हमारा कैसा बनेगा, सुपर पोज्ड ऑन द डायग्राम, यानी कि डायग्राम पर जो बना हुआ है। अभी देखो डायग्राम, अभी हमने पढ़ा था ई और एफ नीचे वाला पॉइंट। अगर हम ट्रू स्ट्रेन फाइंड करते हैं, ट्रू स्ट्रेस देख रहे हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ना ऊपर, ऐसा डायग्राम आता अगर हम ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस को देखते। हमने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को नहीं देखा है, हमने नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि फाइनल जब पूरा टेस्ट कर लिया उसकी वैल्यू से फाइंड किया है तो हमारा एफ पॉइंट हमें मिला है। और अगर हम एक्चुअल लेते तुरंत किसी भी इंस्टेंट पर देखते तो हमारा जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता, जैसे ये डॉटेड पोर्शन ऊपर जा रहा है ई से ऊपर की तरफ, तो ये ऐसा बनता। तो यहाँ से हमें ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्लियर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दूसरे मटेरियल्स के लिए भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।